Start. Welcome everyone in today's session. Now, in this moment, we have Mr. Manish Kumar as a resource person. He is going to give us a training on components of lesson plan. So, I request all of you to welcome him and listen him. So, I request Mr. Manish Kumar to start today's his session. Thank you, sir. Good morning to all of you. The galaxy of intellectual, respected teachers, I Manish Kumar from Pius Mission School. First of all, I would like to thank you for giving the opportunity to explain the component of lesson plan. सुप्रभात, मैं मनीष कुमार आज आप लोगों को पाठ योजना और पाठ योजना के घटक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाठ योजना कहते किसको है और उसके कौन-कौन से घटक है। तो सबसे पहले जानेंगे पाठ योजना किन-किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पाठ योजना दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और योजना। पाठ का अर्थ होता है अध्याय, वहीं योजना का अर्थ होता है किसी कार्य को करने से पहले बनाई गई नीति। जब भी किसी कार्य को हम करते हैं उसके पहले कोई न कोई नीति बनाते हैं, तभी वह कार्य हमारा सफल होता है। ऐसे अगर हम बिना किसी नीति को बनाए हुए किसी कार्य को कर सकते हैं, यह पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा कार्य करते हैं तो हो सकता है कि हम सफल ना हो, लेकिन किसी कार्य को करने से पहले जो योजना बनाएंगे हम लोग, वह हमारे लिए सफलता होगी। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे पाठ योजना करते किसको। क्या सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं पाठ योजना कहते किसको है? बताइए। जब भी हम लोग कोई लेसन प्लान बना रहे हैं, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उस शिक्षक का नाम होना चाहिए, फिर वो शिक्षक किस कक्षा में जाने वाला है यानी कि क्लास में, फिर उसके बाद होता है प्रकरण, मतलब होता है टॉपिक। प्रकरण का टॉपिक होता है कि हम क्या टॉपिक में इन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। क्रिकेट मैच है या फिर किसी निबंध के बारे में पढ़ाने वाले हैं या किसी स्टोरी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। फिर होता है अवधि। अवधि का मतलब होता है टाइम। हमारा टाइम टेकिंग क्या होगा, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। फिर आता है सामान्य उद्देश्य, मतलब बच्चों को क्रिकेट के बारे में पता है। फिर होता है विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, मतलब बच्चे इसके बारे में नहीं जानते। फिर होता है विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है आपका सहायक सामग्री, मतलब हम किस किस चीज को लेकर के बच्चे को पढ़ाने वाले। चार्ट पेपर, मॉडल, प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, मतलब ये सारे चीज जो हम एक कक्षा में यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है ज्ञान, बच्चों को मुझे क्रिकेट मैच के बारे में पढ़ाना है, उसे इस चीज के बारे में नहीं पता है। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो मतलब मेरे पूरे लेसन प्लान को कवर करता। तो अच्छा आपने बताया मैम। हम लोग जानेंगे पहले सबसे पहले पाठ योजना कहते किसको है। तो पाठ योजना की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, उनमें से कुछ विद्वानों के दिए गए विचार को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बेसिंग के अनुसार पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किस पाठ के क्या उपलब्धि है, प्राप्त करने की क्या इच्छा है, उन्हें किन साधनों के द्वारा हम कक्षा में क्रियाओं के फलस्वरूप हम प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है उनका कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को पाठ योजना में किस तरह से उसको हम लोग लागू करें जिससे बता रहे हैं वो पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर सके। वहीं डेविस के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण व्यवस्था की सभी पक्षों को व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना होता है। किसी कार्य को जो हम बताने के पहले जो लिखित रूप देते हैं वो क्या कहलाता है, पाठ योजना कहते हैं। वहीं वाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना होता है कि जो हम कर रहे हैं उसको सही से क्रमबद्ध लिखे हैं कि नहीं, जिसमें पाठ्य वस्तु का चयन करना होता है, उसके क्रमबद्ध करना होता है, उसके रूप को व्यवहारिक रूप से करना होता है, फिर उसको हम सही ढंग से प्रस्तुतिकरण कैसे करें, उसके पहले जो बनाए गए नियम है उस नियमों को हम लोग अनुसरण करते हैं कि नहीं। ये बाइनिंग के अनुसार कहा गया। जबकि आइवर के डेविस के अनुसार कहा गया कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना कहलाता है। वहीं डॉक्टर आर के शर्मा के अनुसार कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है
वह आलेख को ही पाठ योजना कहा जाता है। जब हम इन सभी विद्वानों की परिभाषा को पर प्रकाश डालते हैं तो हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षण की व्यवस्थित रूप के संपन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत के आधार पर पूर्व में किए गए प्रयास और विचारों को व्यवस्थित रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? पाठ योजना कहलाता है। कि जब भी किसी कार्य को करें उसके पहले हम लिखित रूप से उसको अपना ढांचा तैयार कर लें कि हमें वह कार्य करने में क्या हो, सहूलियत हो, तो वही क्या कहलाता है? पाठ योजना है। जबकि पाठ योजना हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, वो बच्चे छोटे होते हैं, उसके लिए जो हम पढ़ाएं उसके पहले उस योजना को तैयार कर लें कि हमें क्या पढ़ाना है, बच्चे का क्या ज्ञान है। इसमें इसके प्रमुख घटक होते हैं जो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उसमें शिक्षक का नाम होता है, जैसे कि मैम ने बताई कि जो पाठ योजना बना रहे हैं उसमें शिक्षक का नाम, कौन सा शिक्षक पढ़ाएंगे। अगर शायद वो शिक्षक अनुपस्थित हो तो उनके जगह पर कोई दूसरे शिक्षक जाकर पढ़ा दें, अगर वो पाठ योजना उनके पास अगर है तो। दूसरा, वह कौन सी कक्षा का है, कौन सा विषय, उसमें कक्षा निहित रहता है, उसका विषय होता है, उसमें प्रकरण होता है, कौन सा विषय कौन सा प्रकरण पढ़ाना है। अगर विषय में अगर हम लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित में कौन सा प्रकरण है, जैसे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, या फिर साइंस में जाते हैं हम लोग विज्ञान पढ़ाते हैं तो विज्ञान में कौन सा तो पढ़ाना है, उसके बारे में उसमें निहित रहता है। उसके बाद उसका अवधि कि अवधि कितने समय का हो, इसमें कितने देर थियोरेटिकली पढ़ाएंगे, थ्योरी देंगे उसका, इसका उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कितने समय के लिए इसमें उससे बच्चे से फिर उसने पढ़ाया, उसने ज्ञान उसने कितना अर्जित किया, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से। उसके बाद क्लास, इसका कौन सा पीरियड है। लेकिन जब हम लोग अध्ययन करते हैं सबसे पहले पाठ योजना के घटक में आता है सामान्य उद्देश्य। उसका हम लोग पाठ योजना बनाए हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो यह दैनिक पाठ योजना का सबसे पहला या महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे हम लोग सोपान के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि पाठ योजना का अध्ययन अध्यापक संग स्थितियां या मूल्यांकन प्रकृतियों दोनों को इस उद्देश्य पर निर्भर करता है, अर्थात न्यू स्पष्ट करता है। जो पाठ योजना बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कोई बच्चे को हम लोग को मैथ्स पढ़ाना है, जिसमें विषय अगर मैथ्स है तो उसमें यह बताएंगे हम लोग पहले तो उसकी उपयोगिता क्या है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका उपयोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद उस सामान्य उद्देश्य में उसका मानसिक स्थिति क्या है, बच्चा वह कितना गेन कर सकता है, इसके बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत होता है। उसके बाद जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय में उसमें उस बच्चे का रुचि होना चाहिए। उस रुचि को क्या करें, उसको रुझान के लिए हम अपने किस तरह से उसको पढ़ाएं कि वो बच्चे का ध्यान आपके तरफ हो जाए और वह बच्चे को पूर्णता ज्ञान हो। सबसे पहला सोपान होता है, उसका नाम है सामान्य उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत हम यह बताना चाहते हैं कि इसका खास उद्देश्य क्या है। जैसे कोई बच्चा जोड़ प्रकरण पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, जोड़ सिखा रहा है, किसी वस्तु को काउंटिंग करना, 2 + 2 क्या होगा तो 4 होगा, पढ़ाने का तरीका क्या हो, है ना। इससे उसका विशेष उद्देश्य होता है, जो बच्चे आसानी से उस पाठ को पढ़ सकते हैं, उसका विशेष उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो आता है उसमें सहायक सामग्री, हम लोग को क्या क्या चीज लेकर पढ़ना चाहिए। जो बच्चे अगर उच्च वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए भी TLM का आवश्यकता होता है, टीचर लर्निंग मटेरियल, या फिर जो निम्न वर्ग के नीचे क्लास के बच्चे हैं क्लास 1 2 3 उसको और क्या सहायक सामग्री से अगर पढ़ाते हैं हम लोग तो उससे आसानी से वो बच्चा अध्ययन कर लेता है। जैसे इस सोपान में का शिक्षण को पाठ में उपयोग में लिए जाने वाली सामग्री का नाम दिखाता है, कौन कौन सी होती है हमको और कौन कौन सी वस्तु को प्लेस कर उसको पढ़ाते उस पाठ को पढ़ा सकते हैं। विषय में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इसका निर्माण निर्धारण विषय तथा प्रकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ सामग्री श्रव्य होता है, जिसे हम लोग सुनकर बता सकते हैं। इससे हम लोग का कोई भी अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो म्यूजिक के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, तो बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। और कुछ जो सामग्री होती है वो क्या होता है, दिखाकर दृश्य, जो देखकर का बच्चे को बहुत दिन तक याद आता है। दृश्य का संबंधों के द्वारा हम लोग उसको बता सकते हैं। कुछ अध्यापक के प्रकरण का निर्भर करता है कि वह कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं, उस पर भी वह निर्भर करता है कि क्या उसका टीचर लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। शिक्षक को कम खर्चीले वाली वस्तु को भी चयन करना चाहिए, जिससे कि वो जो
आवश्यक सामग्री है उसे आसानी से बच्चे को मिल जाए, उसे घर पर या आसपास जहाँ से बोले वो आसानी से खरीद सके और उसको बच्चों को दिखा कर पढ़ा सकते हैं। साधनों में कम से कम क्या होना चाहिए? शिक्षक को कम खर्चीला वातावरण के साधनों से उपलब्ध संख्या और स्पष्ट सामग्री होनी चाहिए जिसको निर्माण करने में अध्ययन होता है। इस साधनों का कब और कहाँ उपयोग करना है यह शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह जो सामग्री उन्होंने लाया है उसको कब और कैसे उपयोग कर सके। जैसे अगर आप कोई शिक्षक है जोड़ पढ़ा रहा है तो उसका सहायक सामग्री जोड़ का उदाहरण चार्ट पेपर होगा, वहीं कक्षा उपयोगी सामग्री या जैसे छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं उसके लिए बैलून का उपयोग कर सकते हैं, गेंद का उपयोग कर सकते हैं और अन्य किसी और चीज का भी उपयोग कर सकते हैं। चौक है, डस्टर है, इत्यादि को दिखाकर हम लोग दिखा सकते हैं या फिर उसको चित्र बनाकर हम लोग क्या करते हैं श्याम पट्ट पर हम लोग दिखा सकते हैं और बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान कि बच्चे में पहले से ज्ञान क्या है, जो चित्र हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उसका कितना ज्ञान है। शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उसका विद्यार्थी के पूर्व से संबंध होना चाहिए, क्योंकि छात्र पूर्व अनुभव के आधार पर ही नवीन वस्तुओं को हम लोग उसको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि अगर जोड़ पढ़ा रहे हैं या जोड़ का ज्ञान होना चाहिए तो यह उसके बारे में वो उसके कितना उसे मालूम है, या किस पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं उससे उस बच्चे को कितना लाभ प्राप्त है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें, तभी हम कह रहे हैं उस बच्चे को सही ढंग से हम पढ़ा सकते हैं, उस टॉपिक को बता सकते हैं। उसके बाद होता है प्रस्तावना। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का लाभ उठाते हुए जो बच्चे ने पहले कितना सीखा उस लाभ को उठाते हुए शिक्षक को उसके प्रस्तावना को तैयार करना चाहिए। अध्यापक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों को भी किस अध्ययन तक बताना है या पाठ योजना की प्रस्तावना पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना पढ़ा रहे हैं, किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसमें कहाँ तक उसको मालूम है। इस सोपान में शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थितियां का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं जो पूर्व ज्ञान को पुनर्रचना को कर देता है। तो उसमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस वस्तु से उसे संबंधित होना चाहिए। जितना प्रस्तावना सरल होगा, रोचक होगा, वो बच्चा उतना ही अध्ययन करेगा। बच्चे उसे करा ध्यान से सुनेंगे। पूर्व ज्ञान पर बनाई गई कोई भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि प्रस्तावना के अंतर्गत हम पूछ सकते हैं कि ये किताब कितने हैं। बच्चे अगर छोटे क्लास के हैं तो उसको किताब को दिखाकर 2-4 किताब को दिखाकर पूछ सकते हैं कितने किताब है। तो बच्चे क्या करेंगे, वो जवाब देंगे 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। और दूसरा प्रश्न अगर पूछते हैं मिलाने को क्या कहते हैं तो बच्चा जवाब क्या देगा, अगर जानता होगा तो जोड़। मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। ऐसे प्रश्न को जा रहा होगा बच्चे को पूछ सकते हैं। अगर विज्ञान में पूछते हैं पेड़ के कितने भाग होगा, अगर जानता है तो बताएगा, नहीं तो फिर आप उसे उस पौधे को लाकर उसके हर एक भाग को दिखाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। उद्देश्य, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के बाद शिक्षक अपने प्रकरण को बताने के लिए बच्चों को अब उद्देश्य कथन के माध्यम से बताते हैं। तो बताते हैं कि बच्चे अब हम तुम्हें विज्ञान या इतिहास या इस पाठ के बारे में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अगर विज्ञान में पढ़ा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य कथन होना चाहिए। वायुमंडल के बारे में बता रहे हैं तो वायुमंडल के बारे में सबसे पहले इसको हम बताएंगे, जिसमें बच्चे को करा यह संदेह दूर हो जाना चाहिए कि हम कौन सा चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। उद्देश्य कथन का अभिप्राय यही होता है कि उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बच्चा उसको मालूम हो जाता है कि हम लोग क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं दिखाकर। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, शिक्षण बिंदु होता है। सबसे पहले जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रस्तुति बिंदु होता है। उसमें क्या रहा, छात्र अध्यापक क्रिया होता है। दोनों छात्र अध्यापक जो क्रिया करते हैं उसके बारे में लिखा होता है। जैसे अगर पूछेंगे तो विग्रह कितने होते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा है टीएलएम के माध्यम से बता रहा है तो उसमें लिखा है तो बता बच्चा अकाउंट तो बताएगा। विग्रह 8 होते हैं, उसमें चित्र बनाया हुआ है। जब आपको जोड़ बता रहे हैं तो 2 बैलून और प्लस 3 बैलून अगर है उसमें फिगर बनाया हुआ तो दिखा कर बताएंगे तो बताएगा हमको कितना बैलून होगा, तो बच्चे उसका जवाब देंगे, है ना। उसके बाद दूसरा होता है व्याख्यान विधि, जो क्या करता है हम लोग बोल कर बताते हैं। व्याख्यान विधि में क्या होगा कि जोड़ किस प्रकार का प्रकरण है, क्या आप लोग बता सकते हैं जोड़ किस प्रकार का प्रकरण है।
तो अगर नहीं कोई जानता, बच्चा जानता होगा तो बताएगा कि समस्यात्मक है, उसमें समस्या उत्पन्न होता है ना। उसके बाद इसमें और पूछ सकते हैं कि जोड़ में क्या करते हैं हम लोग, या गुना में क्या करते हैं हम लोग। तो जानेगा तो बताएगा कि जोड़ में क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं को मिलाते हैं। अगर गुना करते हैं तो अगर उसमें कई टाइम्स का गुना करते हैं, तो भाग देते हैं, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करते जाते हैं ऐसे। उसके बाद छात्र अध्यापक प्रश्न होता है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है छात्र अध्यापक प्रश्न। इसमें छात्र या अध्यापक जो है पूछते हैं तो 2 और 3 कितने होते हैं, तो क्या बताएगा वो 5, या फिर 3 + 3 क्या होता है तो बताएगा 6। उसके बाद इसका सबसे जो मुख्य भाग होता है वह श्यामपट्ट का। जो भी बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो अगर श्यामपट्ट के कार्य के माध्यम से कार्य को बताते हैं तो उसको दिमाग में बहुत दिनों तक वह रहता है, वह बहुत दिनों तक उसका याद होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, जो हमारे शिक्षक पढ़ाए वो हमें याद होता है। ऐसे अगर जो पढ़े वो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन श्यामपट्ट के कार्य के माध्यम से जो पढ़ते हैं क्या होता है हमें बहुत समय तक हमारे दिमाग में चिन्हित रहता है, उसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अगर किसी गणित को श्यामपट्ट के बारे में बताकर दिखाएं तो क्या आसानी से हम लोग बच्चे को सरल तरीके से बता सकते हैं। जैसा कि दिया गया, जो भी आपको बताया, हम लोग 5 बैलून ले लेंगे या 5 गेंद ले लेंगे, प्रत्येक गेंद लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसमें चित्र बनाकर जोड़ते हैं तो क्या बता सकता है। या काउंटिंग सिखा रहे हैं उसमें चित्र दिया हुआ है तो आसानी से गिनकर वो बता सकता है। अगर किसी का गणित को श्यामपट्ट प्रकार बनाकर दिखाया जाता है तो उसे निम्नलिखित लाभ होता है। सबसे पहले क्या आप लोग बता सकते हैं कि अगर हम श्यामपट्ट के माध्यम से अगर दिखाते हैं तो क्या क्या लाभ होगा। इस कार्य को अगर हम करते हैं श्यामपट्ट के माध्यम से, तो बता सकते हैं आप लोग क्या क्या लाभ होगा। श्यामपट्ट के माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं किसी को तो बच्चों में जो पढ़ाते हैं पढ़ता है बच्चा होगा उससे अस्थायी याद रहेगा, मानसिक उसके दिमाग में हमेशा बहुत दिनों तक याद रहेगा। दूसरा, श्यामपट्ट के से विद्यार्थियों के द्वारा अपनी अभ्यास पुस्तिका को लिखा जाता है, जिससे वह स्मृति में अस्थायी रूप से बन जाता है। जो पढ़ाए जो बच्चा ब्लॉक बोर्ड पर से उतारता है उसे कई बहुत दिनों तक क्या रहेगा, याद रहेगा। तीसरा, यह विद्यार्थी के पास लिखित रूप से रहता है, जो बाद में भी उसे अध्ययन करने में सहायक होता है। समझता, श्यामपट्ट काज के छात्रों को लिखने की क्षमता का विकास होता है। तो बच्चा पढ़ाएंगे हम लोग याद करेगा उसमें, और जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे वो अगर वो लिखता है तो लिखने की क्षमता भी क्या होगा, विकास होगा। वो भी शुद्धिकरण के लिए जो लिखता है उसका क्या करता है, लिखने की कला है उसमें विकास होगा। उसके बाद यह अध्यापक को पुनरावृत्ति करने में भी सहायता करता है। जो हम पढ़ाए अगर बच्चे के पास लिखा हुआ है तो जो अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं या घर के लोग अगर उसको पढ़ा रहे हैं तो पुनरावृत्ति करने में भी क्या करता है, वो सहायता करता है। उसके बाद जब इस अपघट के बारे में जब हम पढ़ा लेते हैं श्यामपट्ट के बाद करता हम क्या होता है, उसके बाद पुनरावृत्ति करते हैं उसको। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि जो बच्चे को हम पढ़ाए उसमें कितना वो अध्ययन किया इसके बारे में वो बताएगा कि कितना जो हम पढ़ाए उसमें कितना उसको सफलता मिली या नहीं। तो जो भी पाठ पढ़ाया गया है तो उसके बारे में एक बार पुनः संक्षेप रूप से दोहराया जाए तो हम चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल्यांकन करना चाहिए कि पढ़ाया गया पाठ से बच्चों को कितना लाभ हुआ, जिसमें उनके उसे विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्न उससे पूछ सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया उसने उससे कितना उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसमें उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम इसको गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य पाठ योजना का अंतिम या सोपान होता है गृह कार्य, जिसमें बच्चे को गृह कार्य देते समय हमें निम्नलिखित सावधानियों को बरतनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो भी गृह कार्य देते हैं उसमें क्या रहा, नियत कार्य का पठित प्रकरण से सीधा संबंध होना चाहिए। जो हम पढ़ाए हैं उससे क्या होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे अगर जोड़ पढ़ाए हैं तो उसमें प्रश्न हम लोग दे सकते हैं 3 + 2 कितना होगा, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अध्याय 2 का प्रश्न हल कर लावे। उसके बाद अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेदों को लिखें। या फिर साइंस पढ़ा रहे हैं
तो उसमें वायुमंडल या जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उससे प्रश्न पूछेंगे। जो हमने पढ़ाया उसी से वह प्रश्न संबंधित होना चाहिए। दूसरा, नियत कार्य द्वारा प्रकरण के संबंधित उद्देश्यों को पूर्ति करना चाहिए कि जो हम पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए। हाँ, बाहर नहीं। अगर जो हम उसको सिखाना चाहते हैं अगर उसी तरह का प्रश्न देंगे तो बच्चा आसानी से अध्ययन करेगा और उसको हल कर लाएगा, जिससे का मानसिक विकास भी होगा उसका और बौद्धिक विकास भी होगा। थर्ड, नियमित कार्य करने के लिए योग्यता के अनुसार प्रश्न देना चाहिए। जो होमवर्क दे रहे हैं वो बच्चे की योग्यता के अनुसार देना चाहिए, नहीं कि जो पढ़ाए उससे उस योग्यता के अनुसार देंगे तो बच्चा का बना कर लाएगा। अगर उससे ज़्यादा योग्यता रहेगा तो बना कर, कुछ बच्चे तो बना कर लाएंगे, इसके पास योग्यता नहीं है तो बच्चे नहीं बना कर लाएंगे। तो जो हम गृह कार्य दे रहे हैं हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। गृह कार्य व्यवहारिक जीवन उपयोगी होना चाहिए। जो भी कार्य दे रहे हैं उसका आपको दैनिक जीवन में भी उपयोग करता है बच्चा, तो क्या उससे ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद गृह कार्य की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी भाषा में जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं उसका भाषा क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे कि वो सब किसी भी गृह कार्य करने में कोई त्रुटियां ना हो या फिर जरूरत न हो, वो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना भी होमवर्क दे रहे हैं उसके अनुसार दें, 2 या 3, इससे कि वो आसानी से। अगर नहीं तो वो ज्यादा क्वेश्चन दे देंगे तो बच्चे को हल नहीं कर पाएगा, उससे वह बोझ लगने लगेगा और वह सही ढंग से अपना 100% नहीं दे पाएगा और वह गृह कार्य को नहीं कर सकता। अध्यापक का यह प्रयोग करना चाहिए कि विद्यार्थी को इस प्रकार का नियत कार्य दिया जाए जिससे विद्यार्थी अपनी मौलिकता एवं उपयोगिता के माध्यम से इसको हल कर सके। गृह कार्य सृजनात्मक होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उसका सृजन होना चाहिए, कुछ न कुछ नवीन चीज इसमें होना चाहिए जिससे कि वो नया चीज को अध्ययन करे। उसके बाद जो पढ़ाए उसके बाद जो गृह कार्य इसका मूल्यांकन होना चाहिए। इससे पहले जो हम पढ़ाए उसमें ना उसका मूल्यांकन करते हैं हम लोग, जिसमें क्या होगा कि बच्चे कितना अध्ययन किए उसके बारे में बताएगा। पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु अधिगम तथा शिक्षण संस्थाओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षक पूर्ण चिंतन के आधार पर बनाई गई क्या लिखित योजना, इसी द्वारा वो अपना मूल्यांकन लिखते हैं जो उन्होंने क्या क्या गृह कार्य किया, उसके बाद उन्होंने पाठ की सभी आवश्यकताओं को उद्देश्यों को भली भांति विचार कर जो योजना बनाया जाता है तो क्या कहलाएगा, वो पाठ्य योजना कहलाएगा। इसमें सबसे पहले सामान्य जानकारी होती है, उसमें व्यवहारिक परिवर्तन होता है, उसको उद्देश्य कथन होते हैं, उसमें पूर्व ज्ञान होता है और प्रस्तावना लिखी रहती है। उसके पश्चात प्रस्तुतिकरण करते हैं, अंत में शिक्षार्थी अंत श्याम पटकार दे देते हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं सबसे पहले ये मूल्यांकन हम किस किस आधार पर कर सकते हैं? बच्चे को जो हमने पढ़ाया कितना अध्ययन किया किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं? बस कोई प्रश्न बता सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लीजिए आप मैथ पढ़ाते हैं तो आप बच्चे को मैथ नहीं, अगर वो बना करके लाकर यानी कि होमवर्क में आपने दिया है और बच्चा 2 से 3 मैथ बना के लाया है, तो अगर कहीं भी उसका माइनस या प्लस में कहीं कुछ मिस्टेक है तो आप बता सकते हैं कि बेटा यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मूल्यांकन, अगर वो लिखते वक्त कुछ भी त्रुटि कर रहा है तब मतलब कुछ भी अशुद्ध लिख रहा है तब आप उसको बता सकते हैं कि ये एक सही से नहीं लिखा हो, इसको सही से लिखना है, ये पता नहीं चलता है। तो इस तरह से हम बच्चे को मूल्यांकन कर सकते हैं और इससे हमको पता भी चलता है कि कौन बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, किसको कितना समझ में आया है, किसको कम समझ में आया, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आया। पूर्व ज्ञान किससे कहते हैं, बता सकते हैं? पूर्व ज्ञान बच्चा पहले से क्या जानता है उसको पहले हमें जानना है, उसके बाद में उसका आगे टॉपिक जो है वो पढ़ाना है। पूर्व ज्ञान क्या है? जो बच्चे लोग कितने जानते हैं, शिक्षक है ना दूसरे का कहता है उसको पूछकर वस्तु प्रश्न पूछकर या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछकर या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछकर, उससे क्या करता है उसके पहले जो भी पाठ पढ़े हैं उसके पढ़ाना है, उसके बाद में क्या जानता है। और फिर शिक्षक को वही चाहिए कि जो जितने जानता है उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद पाठ को पढ़ाया जाए, तब वो बच्चा पूरा ज्ञान कर सकता है। तो क्या पूर्व ज्ञान कहलाता है। अब किसी को डाउट है?
प्लान बनाते समय किन किन बातों को सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो हम लेसन प्लान बना रहे सबसे पहले वो बच्चे को आसानी से पढ़ाने में क्या हमारा आसानी से पढ़ा सकते बच्चे को समझ में आना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसका भाषा क्या होना चाहिए, सबसे पहले सरल होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो भी मटेरियल का उपयोग करते हैं टीचर लर्निंग मटेरियल वो हमको आसानी से मिल जाए। तीसरा वो जो भी कम खर्च में हो, जो कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो निम्न वर्ग होते हैं उस टीएलएम को अगर नहीं खरीद सकते हैं, आवश्यक सामग्री को नहीं खरीद सकते हैं, उसको समझने में दिक्कत होगा। तो हमें उन सभी चीज़ों को वैसे चीज़ का उपयोग करना है जो आसानी से हमको वातावरण मिल जाए और आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग तब बच्चे को। उसके बाद उसका भाषा के बाद जो बच्चे हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तेज होते हैं और कुछ क्या होता है मन नहीं, हम वैसे प्रश्नों का पहले उपयोग करें जिसमें दोनों बच्चों को क्या कर सकते हैं आसानी से पढ़ा सकते हैं, तेज वाले को भी और कम के बच्चे मन दिए हुए उसको भी। क्या बेनिफिट है सर लेसन प्लान से यह बेनिफिट है कि हम लोग किसी क्लास को करेंगे पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आसानी से हम उस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक होगा तो बच्चे को आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं जो पढ़ाना है उसको वो अध्ययन कर सकते हैं आसानी से, बच्चे उसमें इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट लेंगे। और एक चीज हो सकता है क्या? तो हमारा टाइम का जो अवधि होता है ना उस टाइम मैनेज मतलब हम उसको कितना टाइम तक पढ़ा पा रहे हैं 40 मिनट्स 45 मिनट्स। हाँ तो वो आपका लेसन प्लान का जो टॉपिक होता है वो उसमें मैनेज हो जाता है। टॉपिक उसको समाप्त कर जिस टॉपिक को इससे 40 मिनट्स का है उसको पहले थ्योरी की तरह पढ़ाएंगे हम लोग। उसके बाद उसका ब्लैक बोर्ड कार्ड कितना करेंगे, सैंपल कार्ड कितना करेंगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन कितना करेंगे, जो बच्चे को पढ़ाए उसका लाभ कितना हुआ उसके बारे में बताएंगे। लेसन प्लान डेली होना चाहिए या फिर हम वीकली या फिर मंथली कर सकते हैं? जैसे हाँ जो लेसन प्लान हम पढ़ाना हमको डेली ही पढ़ाना चाहिए सबसे पहले। हाँ ठीक है वीकली बना कर देंगे तो उसके बारे में फिर याद नहीं रह पाएगा। हम भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे अगर आपका 7 पीरियड क्लास लग रहा है तो एक दिन में आपका 7 लेसन प्लान होना चाहिए। 7 अगर आपका 6 पीरियड लग रहा है तो 6 आपका लेसन प्लान रेडी होना चाहिए। चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसका जो पढ़ा रहे हैं उसका जो भी टॉपिक सब्जेक्ट है उसका है मॉर्निंग आपका लेसन प्लान होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लगता है तो आपका एक्स्ट्रा लेसन प्लान बना हुआ रहना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको क्लास लेने में ज्यादा आसानी होगा, आप कभी भी हड़बड़ाएंगे नहीं कि हम जाके क्लास में क्या पढ़ाएं, वो आपका ऑलरेडी तैयार रहता है। पहले से प्लानिंग आपका किया हुआ है, करना क्या है आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। पहले बताया किसी टास्क को करने के पहले हम लोग क्या करेंगे जब योजना बना के जाएंगे तो हम उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं हम आसानी से उस टास्क को और 10 टास्क को कर सकते हैं हम लोग। मैथ के क्लास में टीएलएम में क्या क्या यूज कर सकते हैं? जैसे आप अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें चॉक डस्टर अगर बच्चे को है बॉल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग के सिखाना है तो बॉल का और बहुत सारे टॉयज का जो बच्चे आसानी से उसको जोड़ने में हम लोग उपयोग कर सकते हैं और उसका चार्ट पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैथ्स पढ़ाना है छोटे बच्चे को उसमें चार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आपको आसानी से कर सकते हैं। सर मैथ के क्लास में बच्चे खास करके जो एडिशन होता है जोड़ में, हाँ। बच्चे को यदि कोई आइटम दे दिया जाए कि दो बैल प्लस 2 भैंस हाँ बराबर कितना इक्वल टू कितना, तो बच्चे पढ़ाएंगे 4 बैल या 4 भैंस भी बोलते हैं। ये गाँव में क्वेश्चन है बच्चों के बीच में, वो एडिशन तो सही कर रहे हैं लेकिन ये जो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे सबसे पहले उसमें करेंगे, लेकिन जब दोनों दोनों को जोड़ने के बाद में करेंगे हम तो क्या है बस दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों अलग विजातीय रहेगा। जैसे हम लोग इसको कैसे पढ़ाते हैं मैथ्स में साइंस होता है x + y रहता है तो x और y दोनों अलग भाग में बांटते हैं नहीं तो दोनों अलग रहेगा इसमें। सर वहाँ पे बच्चों को हमारे कौन सा ऐसा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है एडिशन वो ठीक कर रहे हैं लेकिन वो कौन से ऐसे टर्म्स है जो नहीं समझ पाए हैं जिसके कारण वहाँ पे वो गलत हो रहा है, तो वो नहीं जान पा रहा है दोनों क्या एक ही वस्तु है, दोनों वस्तु के बारे में जानेगा वो तो बता देगा कि गाय अलग होता है और क्या होता है भैंस अलग होता है, तो नहीं जान पाता इसलिए छोटे बच्चे इससे गलत करते हैं। यानी एडिशन उसी को कर सकते हैं जहाँ पे सिमिलर, हाँ सिमिलर को कर सकते हैं और वह सिमिलर जब नहीं रहेगा तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। हाँ उसके बारे में पढ़ना है जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं x + y =
x प्लस y है ना, या 2x प्लस 3y लिखते हैं तो 2x प्लस 3y लिखते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। It means that 2a पर plus 2rn is equal to 4rn. ना क्या सर? 2a पर plus 2rn is equal to 4rn. नो सर, नहीं 2a पर 2rn. जब सिंगल रहेगा तो एक्सेप्ट होगा। सपोज सर हम लेसन प्लान बहुत खूबसूरत बना के देखेंगे, कंप्यूटर हमारा एकदम वेल प्लान जी। क्लासरूम में बहुत बार ऐसा होता है, रनिंग क्लासेस में ऐसा होता है क्या? कि ऐसा सिचुएशन आता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे क्वेरी पूछने लगते हैं और हमारा टाइम लैप्स होता है, अच्छा अच्छा। तो हम ऐसे मैनेज कैसे करेंगे? अगर जैसे बच्चे अगर जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास एबिलिटी अगर पढ़ा रहे तो जैसे प्लान में ऐसा आपको वो टाइम आपको ड्यूरेशन रखना पड़ेगा कि कोई बच्चे हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए उस टाइम में ही उसको हल करेंगे। अगर नहीं वो हल हो पा रहा है तो बोलेंगे अगले क्लास में उसको हल करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम उसको हम नहीं देंगे। हाँ तब करेंगे, ऐसा नहीं कि उसके लिए तो आपको टाइम थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, उस टाइम में हम लोग कर सकते हैं। हाँ उसके लिए तो बोले ना, उसको डिवाइड करके रखा रहता है कि 20 मिनट्स में अगर पढ़ाना है तो पहले थ्योरी पढ़ाएंगे या कितना प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, उसके बाद कितना बचे उसमें आपको जो हम पूछते हैं दोबारा पढ़ते हैं हम लोग, उसका दोबारा जो है पुनरावलोकन करते हैं, उसको उसके टाइम के लिए देते हैं ना, है बच्चे कितना गेन किया, उसके लिए हम लोग टाइम बचा कर रखें। सर मेरा एक सवाल। हाँ क्या? मान लीजिए कि अब जैसे कि क्लासरूम में जाए है ना, तो एकदम भोजू बच्चा है, मतलब उसको कितनों भी हम चार्ट पेपर से पढ़ा रहे हैं, मॉडल से पढ़ा रहे हैं, बट उसको फिर भी उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो टीचर अपना आप खो देते हैं, है ना, तो इसमें हम बच्चों को कैसे मतलब फिर समझा सकते हैं अपना टॉपिक को, कैसे उसको हम पढ़ा सकते हैं? सबसे पहले हमने पूरा कोशिश कर लिया, चार्ट पेपर, मॉडल, प्रोजेक्टर सबका यूज कर लिया, सहायक सामग्री सबका यूज कर लिया, फिर भी उसको समझ में नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हम उसको फिर कौन से तरीके से पढ़ाएंगे? जैसे बच्चे लोग जैसे जो बच्चे ऐसे मिलते हैं आपको, और बच्चे को टीएलएम के माध्यम से जो माध्यम से पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, सबसे पहले उसको देखेंगे उसमें किस चीज में रुचि है, उसको गाने में हो सकता है, म्यूजिक सुनने में हो सकता है, या फिर खेलने में हो सकता है, तो खेल के माध्यम बना सकते हैं। उससे भेजेंगे अगर हमको काउंटिंग सिखाना है, ऐड सिखाना है, तो 2 बॉल देने के लिए 2 बॉल लेके आओ, फिर 2 बॉल देंगे उसके पास कि चलो बोलो टोटल कितना हुआ, तो अपने बताएगा 2 बॉल लेके आया, फिर 2 लेके आया, काउंट तक बताएगा और जिस चीज में रुचि हो उसके अनुसार से पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए प्रत्येक दिन में ऊपर एक खेल का रुचि है, तो उसको प्रत्येक दिन तो खेल के माध्यम से तो नहीं सिखा शुरू में तो उसको ध्यान पड़ेगा ना, इसके पहले शुरू में स्टार्टिंग उसके साथ ही करना, तभी उसका विकास होगा, ऐसा नहीं। थैंक यू। और किसी को नहीं ओके शाम को हो गया Okay, thank you Manish sir for a beautiful session, and such a nicely he told us, or he give us information about how to prepare a perfect lesson plan and how to handle out your classes, because we know that if we know the path then we can go on it very nicely. अगर हम रास्ता जानते हैं तो हम उस रास्ते पे बहुत आसानी से उस पे चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें रास्ता पता नहीं है तो हम हर मोड़ पर पूछते हुए जाएंगे, है ना। उसी तरह से कोई भी काम करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए घर बनाना है, ठीक है, जिंदगी में सभी का सपना होता है कि मेरा एक घर बने, ठीक है। तो अगर घर बनाना ठीक है, सपना है, सभी का अच्छा सपना है, तो कई लोग होते हैं जो आर्किटेक्चर के पास पहले जाते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाकर के उसका एक प्रॉपर मैप बनवाते हैं कि कहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, कहाँ हॉल होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ गेस्ट रूम होगा, कहाँ ड्राइंग रूम होगा, कितने फ्लोर का उनका मकान बनेगा, ठीक है। वो सभी उनका वो प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान करके उसके हिसाब से एक बेटर बनाते हैं। और एक होता है कि चलो ना घर बनाना है ना, सपना है, चलो पैसा है ही, पैसा कमा लिए हैं, अब चलिए मजदूर बुलाइए, मिस्त्री बुलाइए, सामान मटेरियल गिरवाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। लेकिन शुरू कहाँ से हुई है? प्लानिंग ही नहीं है। वो मकान बनेगा तो सही, लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो किस शेप में है, क्या उसमें
पता चलेगा उसको वॉशरूम एक नॉर्मल साइज में बनाना था, हॉल के साइज का वॉशरूम बन गया। ठीक है, हाँ सही बात है, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम क्लासरूम में भी एंटर करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हुए उतने सारे मोड हैं। अगर हम अच्छे से प्लान करके अगर नहीं जाते हैं तो हर एक मोड़ पर हम ठोकर खाएंगे। लेकिन अगर हम लेसन प्लान बना करके क्लासरूम में किस तरह से हमें अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है, कितने टाइम में प्रेजेंट करना है, कितने समय में उनका रिकॉल लेना है, ये सभी को अगर हम एक प्लान करके अगर क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं तो ये सभी जो मोड है उन मोड़ों को आराम से हम पार करते हुए हम आराम से उस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे और सभी बच्चों को आराम से सभी वो टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही तरह से एक ही लाइन से समझता होगा, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो अलग अलग है। जैसे सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, हर सीढ़ी की ऊंचाई अलग है, उसी तरह से हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है। अब जब हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है तो फिर पढ़ाने का तरीका भी तो हमें उसी हिसाब से टर्न करना होगा। जरूरी है कि कई बार क्लासेस में जो है काफी बच्चा टाइम ले लेता है तो हम काफी बार पेशेंस अपना खो देते हैं। अगर हमें अपना पेशेंस खो देंगे तो वो तो नहीं जाना ना, हम तो पढ़ के आए हैं। अब सिंपल सा इमेजिन कीजिए ना, हम जब एज अ स्टूडेंट थे तो हमारे टीचर्स ने हमारे पीछे कितना एफर्ट्स किया है। हमें अगर नहीं आता था तो उस समय पनिशमेंट वगैरह चलती थी तो कभी कभी टीचर ने हमें पनिश कर दिया, ठीक है। लेकिन कई टीचर्स ऐसे होते थे जो पेशेंसफुल होते थे, वो ठीक है बेटा नहीं समझ में आया इस तरीके से चलो, यहाँ से भी नहीं समझ आया फिर से इसको ट्राई करो। अगर कोई मैथ का ही प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है 4 बार सॉल्व किया ना, बस अभी 4 ही बार ना किए हो और करो, समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंस के साथ अगर हम उसे हैंडल करते हैं तो हर एक बच्चा उस लेवल पर समझ जाएगा। अगर हम गौर से ध्यान दें तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये या फिर उसका जनरल नॉलेज हो गया, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपके रेगुलर डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। मैथ आपका जुड़ा हुआ ही है, हिंदी का लिटरेचर जुड़ा हुआ है, स्टोरीज उसमें है, बच्चे काफी रुचि के साथ सुनते हैं। ग्रामर जो है हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, ग्रामर यूज कर रहे हैं, ग्रामेटिकली हम सेंटेंसेस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम उनको क्यों ना बताएं, अपने डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल आप यूज कीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी सर ने बताया, सर बता रहे थे ट्रेनिंग देते समय कि अगर बच्चे को 2+2 डायरेक्ट नहीं जोड़ने आ रहा है तो उसे आप गेंद मंगवा लीजिए, 2 एक बार मंगा लीजिए, फिर 2 एक बार मंगा लीजिए, वो बताओ बेटा कितना गेंद है, 4 गेंद है, ठीक है। तो इसी तरह से घर पर अगर आप एज अ मदर अगर उसको कर रहे हैं, बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, घर में कोई सामान खत्म है तो 2 बार एक ही चीज को मंगा लीजिए, घड़ी में नहीं यूज होगा, ठीक है। 2-2 किलो आपको अगर प्याज घटा हुआ है तो अगर आपने 2.5 या 2-2 किलो 2 बार मंगा लिया बच्चे से तो 4 केजी प्याज हो गया, वो तो खत्म, ये खराब होने वाला तो चीज नहीं है, जल्दी आराम से आपका 15 दिन चल जाएगा। लेकिन बच्चे को वहां पे वो कैलकुलेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब इससे मेरा कहना ये नहीं है कि 50+40 कैलकुलेशन करवाना तो उससे 50 किलो का बोरी मंगा लीजिए, 40 किलो चावल और मंगा, ठीक है। उसकी क्षमताओं को भी तो देखना है सर। जरूरत के हिसाब से जो सही लगे वो आप कर सकते हैं अगर, और अपने स्टूडेंट को सही से गाइड करके उसे उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस का भी अगर लेते हैं तो साइंस भी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। हम प्लांट्स देखते हैं, हम अपनी बॉडी को देखते हैं साइंटिफिकली, उसके बाद में आप एसएसटी पढ़ते हैं तो एसएसटी में भी तो वही सब चीज इसमें भी पढ़ाते हैं, क्या लिखाते हैं, टॉप गिराते ऊपर से दिखाते हैं, टेबल किया उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सभी चीजें जो है ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है।
तो अगर आप डेली जो हमारा लाइफ की जो चीजें हैं उसको अगर आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ करके, सारा नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ परसेंट जिससे बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है, आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से बच्चा भी समझ जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, यानी सारी चीजें फाइनली बच्चा समझ जाएगा। तो ये सभी चीजें करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है, ये सभी चीजों को करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो वही सभी चीजों को मनीष सर ने काफी खूबसूरती से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो सभी के जरिए, सभी के माध्यम से मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगा।